मथूट फाइनेंस, सुना होगा। तो मथूट फाइनेंस बिकेम वेरी पॉपुलर। क्यों पॉपुलर हुआ? क्यों पॉपुलर हुआ? पॉपुलर इसलिए हुआ कि मथूट फाइनेंस यूज्ड टू प्रोवाइड लोन अगेंस्ट गोल्ड, सुना होगा। अब देखो, बैंक से जब आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो बैंक सबको लोन नहीं देता है। बिफोर लोन्स कैन बी गिवन, बैंक विल चेक योर क्रेडिट वर्दीनेस। अब ये क्या होता है? क्रेडिट वर्दीनेस का हिंदी होता है रिटर्न करने की क्षमता, रिटर्न करने की क्षमता। और बैंक का सर्टेन नॉर्म होता है, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट करना पड़ेगा, जैसे आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न 2 से 3 साल। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शन होना चाहिए, आपका इनकम प्रूफ होना चाहिए, यानी बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है बैंक आपसे मांगेगी। उसके बाद बैंक का जो क्रेडिट डिपार्टमेंट टीम है उसको क्या करेगा? वो एसेस करेगा और वो आपके रिटर्न करने की क्षमता का आकलन करेगा, और अगर वो सेटिस्फाइड होगा तब लोन सैंक्शन करेगा। तो बहुत से लोग ऐसे हैं इंडिया में कि जिनका बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन कम होता है और कैश बिजनेस ज्यादा था, खास करके इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें, पता आपको। अब तो थोड़ा सा वहां भी क्या हो गया है, हर एक दुकान पे क्यूआर कोड आपको मिल रहा है। इट्स अ वेरी रिसेंट चेंज आफ्टर 2016। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था वो पूरी तरह कैश में ट्रांजैक्शन होता था। तो बात हम लोग कह रहे थे किसकी? ये आरबीआई की। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके पास गोल्ड तो घर में पड़ा हुआ है, लेकिन बैंक से लोन के लिए वो एलिजिबल नहीं है। तो वहां पे कौन काम आता है? मथूट फाइनेंस। और वो कहते थे कि विद इन 5 मिनट्स गोल्ड का जो वैल्यू है उसका 90% आपको क्या मिल जाएगा? लोन मिल जाएगा विद इन 5 मिनट्स। 5 मिनट थोड़ा ज्यादा बोल गए, 1 आध घंटा के भीतर हो जाता था। 10%, इसको हम कहते हैं बैंकिंग की भाषा में, वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इट इज कॉल्ड मार्जिन मनी या मार्जिन रिक्वायरमेंट, यानी कोलैटरल। किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट पे जब लोन दिया जाएगा तो बैंक कितना % मार्जिन रखेगी, ये आरबीआई तय करती है। तो वो कितना % था? 10%। यानी गोल्ड के वैल्यू का 90% बैंक लोन दे देगी। जैसे होम लोन के लिए अप्लाई करोगे तो वहां पे लोन की मात्रा अगर 30 लाख से कम है तो मार्जिन मनी है 20%, सॉरी 30% है, सॉरी 10% है। इसका मतलब 90% तक आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन लोन अगर 30 लाख से ज्यादा है तो मार्जिन मनी 20% है, यानी आपको बैंक कितना तक लोन देगी? 80% तक देगी, उससे ज्यादा नहीं देगी। तो खैर, तो ये 10%। अब जिनके पास घर में गोल्ड है, हमारे घरों में क्या होता है, एक तो गोल्ड होता है जो हम लोग खरीदते हैं, दूसरा कई खानदान से आ रहा है। तो पैसे की जरूरत है, बैंक से आप लोन के लिए एलिजिबल है नहीं, तो बेहतर है कि कहां चले? मथूट फाइनेंस। और 5 मिनट के भीतर वो 90% देते हैं। तो बहुत पॉपुलर हुए। अब ये काम जो है वो बैंक भी कर रही है, लेकिन मथूट फाइनेंस बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर एंड ग्रोथ ऑफ मथूट फाइनेंस, इट वाज फेनोमेनल, इट वाज फेनोमेनल। तो कारण, तो आरबीआई ने रियलाइज किया कि मथूट फाइनेंस जो है ना, ये आम लोगों के बीच में ज्यादा पॉपुलर नहीं है। ये ज्यादा पॉपुलर है उन लोगों के बीच में जो लोग नहीं महिलाओं का चेन छीन के भागते हैं, उनके बीच में ज्यादा पॉपुलर है। कि पहले रिस्की काम है, महिलाओं का चेन छीना, और पहले बेचने के लिए कहां जाते थे? ज्वेलर के पास। ज्वेलर भारत के बड़े स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है कि कौन है, कहां से आया और क्या करके आया। रिस्क एलिमेंट इज वेरी हाई। और मोरओवर देखिए बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करते थे वो, घर को तैयार भी हो गया। अब तो इनकी लॉटरी निकल गई, घटना को अंजाम दिया, कहां पहुंच गए? मथूट फाइनेंस। 5 मिनट के भीतर गोल्ड का 90% लोन मिल गया। अगले बार दूसरे ब्रांच में, हर एक शॉप में तो ब्रांच है। लेकिन ये चीज आरबीआई के नोटिस में कैसे आया? ठीक है, लोन तो मिल गया, लेकिन जब इंस्टॉलमेंट के अमाउंट ड्यू हुआ तो इंस्टॉलमेंट आने का तो कोई मतलब नहीं था। तो जब मथूट फाइनेंस ने सबको कॉल किया तो नाम पता मोहल्ला सब गायब। लेकिन क्या मथूट फाइनेंस सेफ है? बिल्कुल सेफ है। मथूट फाइनेंस के पास क्या पड़ा हुआ है? गोल्ड पड़ा हुआ है। 10% मार्जिन उसके पास है। लेकिन इट मैटर हैज टू बी रिपोर्टेड टू द आरबीआई। उसके बाद आरबीआई से परमिशन के बाद ही गोल्ड कैन बी ऑक्शन।
तो जब मैटर आरबीआई को रिपोर्ट होने लगा ना, तो पता चला पूरी इंडिया से तो रिपोर्ट ही आ रहा है। तब आरबीआई के समझ में आ गया कि माजरा कुछ दूसरा ही है। तो आरबीआई ने गाइडलाइन जारी किया और देखो क्या किया, मार्जिन मनी वॉज इंक्रीज फ्रॉम 10% to 40%। इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंग टू इनकरेज द गोल्ड लोन और डिस्करेज ये पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो दूसरा कहा कि अगर गोल्ड का वैल्यू 50,000 रुपीज तक है तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर उससे ज्यादा गोल्ड का वैल्यू तो फिर आपको प्रूफ ऑफ ओनरशिप देना पड़ेगा। एंड प्रूफ ऑफ ओनरशिप इज प्रॉपर बिल जो आपके नाम पे होना चाहिए। अब ये 50,000 तक क्यों छूट दिया गया, तो दो कारण हो सकता है। कारण देखो, एक तो गोल्ड होता है जो हम लोग खरीदते हैं, लेकिन एक गोल्ड होता है जो हमारे कई पीढ़ियों से आ रहा है। तो हमारा है तो पता है, लेकिन हमारे पास कोई बिल तो है नहीं ना। तो इमरजेंसी में मान लो पैसे की जरूरत पड़ जाए तो 50,000 तक कोई दिक्कत ना हो। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि भारत के लोग जब गोल्ड खरीद के घर पहुंचते हैं तो गोल्ड को रखते हैं लॉकर में और बिल को फाड़ के डस्टबिन में डाल देते हैं या कहीं रख दिया इन वक्त पे मिल रहा है, ऐसा पॉसिबल है। तो इसलिए जो है ऐसा किया गया। इसलिए आप सबों से सिंसियर रिक्वेस्ट है मेरा कि फ्यूचर बहुत ही अनसर्टेन है, तो जब भी आप गोल्ड खरीदे तो किसी प्रॉपर शॉप से खरीदे अलॉन्ग विद द बिल। और रिगार्डिंग ये गोल्ड की बात करें, उसमें मैंने पढ़ा हुआ है कि जीएसटी सिर्फ 3% है। अगर 1 लाख का भी अगर गोल्ड खरीदोगे तो जीएसटी 3% यानी 3,000 देना पड़ेगा। और बिल को भी उतनी ही हिफाजत से आप संभाल कर रखें जितनी हिफाजत से गोल्ड को रखते होगे, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, कब काम क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। अब मैं इसका 1-2 उदाहरण दे रहा हूं। अब हमारे समाज में आपके रिलेशन में आप देखोगे जब बहुत करीबी लोगों के साथ ये घर में शादी होती है तो लोग गिफ्ट में गोल्ड भी देते हैं, ऐसा भी होता है। तो अगर ऐसा नौबत आपके सामने आ जाए तो जिसको आप गिफ्ट दोगे ना गोल्ड, बिल बाकायदा उनके नाम से बनवाइएगा और गिफ्ट के साथ अटैच गिफ्ट दीजिएगा। ऑकवर्ड लगेगा थोड़ा, तो इंडिया में तो पहला कल्चर है कि प्राइस टैग को क्या करते हैं हम लोग, हटा देते। अब तो दुकानदार ही पूछता है सर गिफ्ट देना है, बोला हाँ तुरंत हटा देगा। लेकिन ये सब का कोई मतलब है, खास करके क्यों मैं कह रहा हूं कि ये अटैच करके आप देना, तो हो सकता है उसके कभी काम आ जाए। आप पॉइंट समझ आ रहा है। तो एक तो जो है पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह बिहेव कीजिएगा आप। दूसरा, क्यों फ्यूचर अनसर्टेन है, 4 साल पुरानी बात है, 4 ही साल के 3 साल, 3 साल मेरे ख्याल से एक वायरस ने पूरे दुनिया को रोक दिया। अब जब लॉकडाउन हुआ सडनली सब कुछ बंद था, तो बहुत से लोगों का एम्प्लॉयमेंट चला गया, इनकम बिल्कुल क्या हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद जो है बहुत से लोगों ने अपने पास सेविंग को क्या किया, यूज किया। बहुत से लोगों ने यहां तक मैंने देखा है कि बैंक से लोन लेकर के सरवाइव किया। अब ऐसे व्यक्ति को मान लो मैं अपनी बात करूं कि मैंने ऑलरेडी जो है गोल्ड के अगेंस्ट लोन लिया हुआ था, फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट ए रियल केस, एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि बार बार मैं रिपीट करता हूं कि आप करंट पढ़ते हो, तो करंट कुछ नहीं है। जब तक आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर है करंट समझ नहीं आएगा। तो मार्जिन मनी था 40%, तो मैंने 1 लाख रुपया गोल्ड के अगेंस्ट में लोन ऑलरेडी ले लिया। कितना, 60,000, और मैं उसका इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं। अब लोगों को रिलीफ देने के लिए, पढ़ते हो ना करंट में, मेजर्स टेकन बाय द आरबीआई, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को आरबीआई को घटाना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए? अरे घटाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए? घटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उतने ही गोल्ड के अगेंस्ट में और लोन मिल जाएगा। तो आरबीआई ने उस 40% को घटा के 10% कर दिया। इसका मतलब कुछ समझ आया? क्या हम कह सकते हैं कि लोगों के लिए एक तरह का रिलीफ पैकेज बाय द आरबीआई? बिल्कुल, क्योंकि सेम गोल्ड के अगेंस्ट में जहां मैं कितना लोन ले चुका हूं 60,000, तो उसी बैंक से उसी गोल्ड के अगेंस्ट में मुझे 30,000 और लोन मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए ये सब चीजें मैटर करती है। आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आ गया। लेकिन अभी भी इंडिया में इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनफॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर, आर दे एक्टिव? क्या वो एक्टिव है? बिल्कुल है। जैसे
ठीक है, साहूकार हैं ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में भी है। शहर में देखोगे प्राइवेट जो है फाइनेंसर सब है। ये सब जो है जब ये लोन देते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ये डिसाइड करते हैं तो आरबीआई के किस रूल से गाइड होते हैं? किसी रूल से नहीं, ये खुद आरबीआई है। एक तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है और द वे दे कैलकुलेट द इंटरेस्ट वो भी मुझे लगता है मैथ्स के हर एक थ्योरी को क्या करता है, वो फेल कर देता है। तो इसका सोल्यूशन कहां है? सोल्यूशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये पढ़ते रहे, इंक्लूसिव ग्रोथ, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। उसके दो कंपोनेंट है, सोशल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब कि इंडिया में जितने भी लोग हैं दे शुड हैव एक्सेस टू द फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी सबकी पहुंच किसके पास हो? फॉर्मल सेक्टर, जिससे कि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। क्योंकि जो फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर है दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ आरबीआई, और आरबीआई का जो रूल है इनके लिए क्या है? कंपल्सरी है, बाइंडिंग है। तो ये काम सिर्फ कौन कर सकता है? बैंक के थ्रू। और इसके लिए क्या जरूरी है? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या जरूरी है कि बैंक हमारे प्रॉफिट में हो या लॉस में हो? प्रॉफिट में हो। आज से करीब जो है 20 साल पुरानी बात है, मैं गया था एक बार ईटानगर अरुणाचल, नाम सुनाइए, बहुत छोटा सा शहर है, कैपिटल ऑफ अरुणाचल। तो उस वक्त मैंने वहां देखा कि दो ही छोटे छोटे बैंक थे। अच्छा, घर के बालकनी में खड़े जाओगे तो पूरा ईटानगर आपको नजर आ जाएगा। खैर, तो दो ही बैंक थे और दोनों बैंक के आगे एटीएम मशीन था, नो थर्ड बैंक। एक तो खाली था, पूछा पता नहीं कब से खाली है, और दूसरे में कैश नहीं था। तो 2 दिन तक मैं वेट करता रह गया, लेकिन उसमें कैश नहीं आया। फिर मुझे किसी से उधार लेके अपना काम करना पड़ा। ये प्रॉब्लम था वहां। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने शुरुआत की 2012 में एक स्कीम, आप नाम नोट करो बेहतर होगा, स्वाभिमान। अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन गवर्नमेंट ने क्या शुरू किया? स्वाभिमान। स्वाभिमान को कहते हैं ब्रांचलेस बैंकिंग, डोर टू डोर बैंकिंग। ये शायद आपने देखा होगा ड्यूरिंग द लॉन्ग टाइम, ऑनलाइन वालों ने देखा है। जैसे एक वैन होता है, ठीक है, घूमता फिरता बैंक, और एसबीआई है उसमें, उसी पे लोग बैठे हुए हैं, बैंक के कर्मचारी हैं। वही बैंक एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी, दूसरे से तीसरा, और सारे बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। आप उनमें पैसा भी जमा कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ब्रांचलेस बैंकिंग का कंसेप्ट आया, नाम स्वाभिमान। तो ये काफी पॉपुलर हुआ और लोगों को बैंकिंग सेक्टर का एक्सेस मिला। नेक्स्ट ईयर, उस वक्त मुझे याद है, प्रणब मुखर्जी वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर। तो फिर उन्होंने कहा कि हम लोग अब जाएंगे अल्ट्रा थिन ब्रांचेस। अल्ट्रा थिन मतलब पतला, अल्ट्रा मतलब बहुत ही, तो बहुत ही छोटे छोटे ब्रांच में जाएंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि ब्रांच में जो है कितने कम से कम लोग होंगे। 2 तो होंगे ही, एक मैनेजर, दूसरा गार्ड, 2 तो कम से कम होंगे। तो संख्या नहीं बताई, यानी छोटे छोटे ब्रांच हम खोलेंगे, क्योंकि ब्रांच को ऑपरेट करना भी तो बैंक के लिए क्या है ना, एक्सपेंसिव होता है ना। उसके बाद ये भी सक्सेसफुल रहा, और अगले साल कंसेप्ट आ गया, ये भी नाम लिख लो, मोटार, ब्रिक्स एंड मोटार ब्रांचेस। नाम बड़ा अजीब सा है लेकिन मतलब बहुत सिंपल है, ब्रिक्स एंड मोटार ब्रांचेस। ब्रिक्स एंड मोटार ब्रांचेस, वो लड़ाई वाला मोटार नहीं है। इसमें क्या है बेसिकली कि किसी भी गांव में अगर पॉपुलेशन 5000 को टच कर जाएगा, 5000 और मोर, तो फिर वहां पे किसी एक बैंक का एक ब्रांच खुलना जरूरी है। अगर पॉपुलेशन कितना टच कर जाए, कम से कम 5000। लेकिन अब चूंकि ये सब कुछ ऑनलाइन आ गया, यूपी आ गया ना, तो इन सब चीजों का उतना सिग्निफिकेंस अब नहीं रहा। क्या गांव में भी लोग जो है सबके पास मोबाइल है, 5G पहुंच चुका है, तो अब क्या जरूरत है कैश में डील करने का? क्या करो, गवर्नमेंट का सारा सपोर्ट उनके अकाउंट में आता है। तो इन सब चीजों का कंसेप्ट धीरे धीरे उतना रिलेवेंट अब नहीं रहा। लेकिन जरूरी है फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर को क्या करना, मौजूद करना। देन ओनली द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, कैन बी गेट। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर नाउ। अच्छा, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ठीक है, तो 3 तरह के क्वेश्चन प्री बनते हैं। एक फैक्चुअल,
फैक्चुअल में तो कुछ भी नहीं यूपीएससी पूछता है, कौन बैंक कब बना, कितने बैंक हैं इसमें। सेकंड है कंसेप्चुअल, कंसेप्ट होगा तभी तो आप कर पाओगे। और सबसे जो डेंजरस क्वेश्चन अभी आ रहा है कि कंसेप्ट का एप्लीकेशन, और लोगों के पास उसका कोई आंसर नहीं था। जो क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा तो वो आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ो। तो बैंकिंग बेसिकली क्या है? एक बिजनेस है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक। वाई प्रॉफिटेबिलिटी इज द की टू सक्सेस। क्योंकि बैंक प्रॉफिट में होगा तभी तो उसके लोन देने की क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी। बैंक अगर प्रॉफिट में होगा तभी तो वो रिस्क क्या करेगा? ज्यादा लेगा। बैंक अगर प्रॉफिट में होगा तभी तो उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या होगा? बढ़ेगा। तो बैंक जितने भी हैं, देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। दे आर नॉट मेन फॉर वेलफेयर। वेलफेयर उनका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, इनडायरेक्टली वेलफेयर भी करते हैं, बट मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। बिल्कुल एक किसी अन्य बिजनेस की तरह। हर एक बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। तो बैंकों का भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ?